मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होल्डिंग कंपनीज की अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। पढ़ते हैं एक बार प्रॉब्लम को। ए लिमिटेड acquired 70% of equity shares of B Limited as on 1st January 2010 at a cost of rupees 10 lakh, when B Limited had an equity share capital of 10 lakh and reserve and surplus of rupees 80,000. Both the company follow the calendar year as the accounting year. In 4 consecutive years, B Limited fared badly and suffered losses of this. Thereafter, in 2014, B Limited experienced turnout, registered an annual growth of rupees this. In the next 2 years, B Limited recorded annual profit of this. So the minority interest and cost of control in each financial year. ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, हमें इतने सारे सालों का ये वर्किंग बनानी है। चलिए करते हैं। एक्वायर कब किया इन्होंने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2010 को। ए लिमिटेड acquired 70% share on 1st January 2010 when B Limited share capital was कितना 10 lakh and reserve was 80। ठीक है ना। 1 जनवरी 2010 को हमारी ये पोजीशन थी। तो हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम डेट, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, फिर यहाँ लिखेंगे होल्डिंग कंपनी का शेयर जो 70% है, और एमआई का शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर 30% है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 1 जनवरी 2010 को चलिए डेट, अमाउंट, होल्डिंग कंपनी का शेयर 70% है, एमआई का शेयर आपका 30% है। ठीक है। 1 जनवरी 2010 नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड कितनी थी 10,80,000।
ये देखिए ना कितना होता है ये 10,80,000। तो इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर आया 7,57,000 और यह है 3,24,000। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। इन्होंने 2010 में जो लॉसेस हैं वो हैं, तो 2010, 11, 12, 13, तो 31 मार्च दिसंबर 2010 को लॉस इनकर्ड की इन्होंने कितनी, लॉस इनकर्ड कितनी की है इन्होंने, अच्छा हमसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है ना इन्होंने। चलिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है अमाउंट पेड कितनी की है 10 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर लेंगे तो वो हो गया 7 लाख माइनस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का शेयर, तो ये 56,000 आएगा। ये प्लस में आ रहा है 2,44,000, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर गुडविल। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होगी। अब आपका मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे इन्होंने पूछा आपसे सिर्फ यही है कि आप माइनॉरिटी का पोजीशन बता दीजिए। तो लॉस इनकर्ड की इन्होंने 2,50,000 की, तो उस 2,50,000 में अगर हम इस लॉस को बांटेंगे तो यहाँ 75,000 आएगा और ये 1,75,000 आएगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी का जो बैलेंस होगा 31 दिसंबर 2010 को जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 2,49,000। ठीक है, इसके बाद 31 दिसंबर 2011 को फिर से इन्होंने लॉस इनकर्ड की है। कितनी की है इन्होंने लॉस इनकर्ड, देखो जरा 4 लाख 5 लाख, तो यहाँ पर आई 4 लाख, तो 4 लाख में 1,20,000 हो जाएगा इनका शेयर, तो बचेगा 1,29,000। तो 31 दिसंबर 2011 का ये बैलेंस आया। फिर 31 दिसंबर 2012 में लॉस इनकर्ड किए इन्होंने 5 लाख, तो 5 लाख में इनका शेयर है 1,50,000। ठीक है, बट यहाँ आपको समझने की बात है कि ये 1,50,000 ना लेके कितना लेंगे, ये लेंगे अप मैक्सिमम अप टू 1,29,000। ये चीज़ पॉइंट समझने की है। इसका मतलब है 5 लाख जो है हम ऐसे नहीं बांटेंगे, 3.5 लाख इनको और 1.5 लाख इनको, बल्कि ये बटेंगे ऐसे 1,29,000 एंड 3,71,000। ठीक है, क्यों? माइनॉरिटी जो आउटसाइडर है उसका जो क्लेम है उससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते हैं।
समझ गए आप? सो बेसिकली आप ये मान के चलें कि अब इनका बैलेंस हो गया नील, और 21,000 एक ऐसा है जो आपने इनको एक्सेस दे दिया है। क्लियर है? फिर 31 दिसंबर 2013 को जो लॉस इनकर्ड हो गई वो कितनी हुई? 1,20,000। 1,20,000 को वैसे इनका शेयर बनता है 36,000, लेकिन बैलेंस हमारे यहाँ शो होगा नील, और यहाँ तक हमारा 57,000 हम इनकी लॉस को अपने उसमें बुक कर लिए हैं। बात समझ पा रहे हो? ये लॉस पूरी होल्डिंग कंपनी से निकलेगी, इनको नील रहेगा। इनका शेयर जो 36,000 है वो एक तरह से होल्डिंग कंपनी ने अपने ऊपर बियर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 31 दिसंबर 2014 को। इनका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है इनका 1,00,000 रुपये। तो प्रॉफिट में इनका 1,00,000 रुपये में इनका बनता था कितना? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये जो इनको 57,000 रुपीज़ इन्हें ऑलरेडी हम इनके नाम से ले चुके थे, उसमें हम एडजस्ट करेंगे, और ये पूरे का पूरा प्रॉफिट किसको जाएगा? होल्डिंग कंपनी को जाएगा। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2015 में कितना अर्न किया इन्होंने? ये हमारा हुआ है 1,50,000। सॉरी 2014 में तो 50,000 रन किया था, 2015 में 1,00,000 है, फिर 1,50,000 है। मैंने इसे गलत हो गया, ये 50,000 है। तो 50,000 में इनका हिस्सा निकलता है 15,000 का। ठीक है, तो ये 42,000 रुपीज़ अभी भी एक ऐसे हैं जो इनके पास पड़े हुए हैं, और ये पूरा 50,000 हम इनसे लेंगे। 2015 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 1,00,000 हुआ। 1,00,000 में इनका शेयर बनता है 30,000 रुपये। तो हम एडजस्ट करेंगे किससे? जो इनके नाम पे हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इनका बैलेंस रहेगा नील, और ये 12,000 रुपये अब बैलेंस रह जाएगा। तो ये हो गया कितना? पूरा 1,00,000 इनके पास यहाँ रहेगा। 31 दिसंबर 2016 में हमने प्रॉफिट अर्न किया कितना? 1,50,000 रुपये। तो इसमें जो इनका हिस्सा बनता है वो कितना बनता है? 45,000। इस 45,000 में से ये वाले जो 12,000 है अब हम एडजस्ट कर लेंगे, और 33,000 बैलेंस शो करेंगे, और इनको मिलेगा फिर 1,17,000। ठीक है, सो ये पॉइंट समझने का क्या था, इसमें ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या समझने का है? इसमें ये समझने का है कि जब लॉसेस होती जाएंगी तो लॉसेस में ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एज एन एसेट शो करेंगे, हम माइनॉरिटी का नील बैलेंस शो करते जाएंगे, और एक अलग वर्किंग बना लेंगे कि भाई इनका हमने कैरी फॉरवर्ड कितना किया है, मतलब इनके अकाउंट्स की लॉस हमने कितनी बियर की है। तो जब प्रॉफिट होंगे तो पहले वो वाली लॉस हम इनके अकाउंट से शेयर से एडजस्ट करेंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा फिर हम उसे बैलेंस शो करेंगे। क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन है। थैंक यू वेरी मच।